विद्युतीय परिपथ और एक होता है भाई मेरे चुंबकीय परिपथ। एक विद्युतीय परिपथ और एक होता है चुंबकीय परिपथ। प्यारे बच्चों एकदम आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युतीय और चुंबकीय परिपथ का क्या मामला है। ठीक है, अगर हम विद्युतीय परिपथ की बात करें तो विद्युतीय परिपथ मतलब सर करंट का प्रवाह। चुंबकीय परिपथ मतलब सर अगर हम हेलो साउंड अच्छे से जा रही है सर तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। इफ साउंड इज गुड देन टाइप 1, इफ साउंड इज नॉट गुड टाइप 2। देख लीजिए साउंड का क्या प्रॉब्लम। नो साउंड सर, साउंड 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 हेलो। एक मिनट सर इसको ठीक करते हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ? हाँ हेलो, अभी देखिए सर साउंड जा रही है सर। अगर साउंड ठीक है तो एक टाइप कर दीजिए और अगर नहीं ठीक है तो दो टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, सबकी साउंड जा रही है। विद्युतीय परिपथ में जो काम यहां धारा का है, चुंबकीय परिपथ में वो काम फ्लक्स का है। विद्युतीय परिपथ में जो काम यहां धारा का है, चुंबकीय परिपथ में वो काम फ्लक्स का है। यहां धारा का प्रवाह होता है, यहां सर फ्लक्स का प्रवाह होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम धारा का प्रवाह ईएमएफ के कारण होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण होता है। अगर हम धारा के प्रवाह की बात करें तो ये ईएमएफ के कारण होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण होता है। और अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह की बात करें तो ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण होता है। ठीक है सर। अब यहां हम कहते हैं यहां ये रेजिस्टेंस होता है। सर जानते हैं हम अपने जीवन में एक चीज सीखे हैं भाई लोग कि चीजें टफ नहीं होती, चीजों को बार बार पढ़ने से वो आसान बन जाता है। आप किसी चीज को पढ़िए जो एकदम नीलबटा सन्नाटा आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कुछ दिन रुकिए, चीजों को फिर से दोबारा पढ़िए, आपको लगेगा कि वो चीजें मेरे अंदर समाहित हो रही है। इसलिए प्यारे बच्चों आपको हर हाल में उन चीजों पे ध्यान देना होगा। कोई चीज टफ है, कोई बात नहीं, टफ होता ही है, पढ़ाई टफ है। इसीलिए लोग देखो पहले के जमाने में लोग जंगल चले जाते थे पढ़ने के लिए, एकांत में। पहले के जमाने में लोग खूब मेहनत किया करते थे। अभी भी मेहनत करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं कि हमको याद है जब थर्मोडायनेमिक्स एक पेपर हुआ करता था हम लोगों का, जब पहली बार पढ़े ना लगा यार ये किताब, जब पहली बार लिए लाइब्रेरी से और उसको पलटे हमको लगा ये हमको पूरे जीवन भर पढ़ेंगे, हमको नहीं आ सकता है। और जब पढ़ना शुरू किए, पहले महीने में सच में कुछ नहीं आया, दूसरे महीने में भी कुछ नहीं आया, तीसरे महीने में भी कुछ नहीं आया, लेकिन जब सेमेस्टर के दिन जिस दिन एग्जाम देने जा रहे थे पूरी किताब मेरी थी, पूरा किताब मैंने आत्मसात कर लिया था। तो उसके लिए सर पेशेंस चाहिए होता है मेरे दोस्त, डेडिकेशन चाहिए होता है। अब देखिए कहते हैं धारा, ईएमएफ और प्रतिरोध। यहां जो प्रतिरोध होता है वो काम यहां जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं, वो काम यहां रिलक्टेंस का होता है। वो काम यहां किसका होता है सर? रिलक्टेंस का होता है। वो काम यहां किसका होता है सर? रिलक्टेंस का होता है। रिलक्टेंस का होता है। वो काम यहां किसका होता है? रिलक्टेंस का होता है। और जो काम यहां चालकता का होता है, जिसको आप कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, वो काम यहां परमियंस का होता है।
देखो, जो काम धारा का होता है वो काम यहां फ्लक्स का होता है, जो काम यहां ईएमएफ का होता है वो काम यहां एमएमएफ का होता है, और जो काम यहां प्रतिरोध का होता है वो काम रिलक्टेंस का होता है, और जो काम चालकता का होता है वो काम परमियंस का होता है। मतलब प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जबकि फ्लक्स रिलक्टेंस जो है वो फ्लक्स के मार्ग में रुकावट डालता है। चालकता प्रतिरोध के मार्ग में सुगमता प्रदान कर, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है, जबकि परमियंस जो है वो फ्लक्स के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। अब ध्यान दीजिएगा, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। एगो देखो, एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग कहते हैं सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जब यहां हम आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सर विशिष्ट रिलक्टेंस। या इसी को, जैसे इसको हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसको हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं, और इसको हम रिलक्टिविटी भी कहते हैं। इसको हम रिलक्टिविटी भी कहते हैं, इसको हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसको हम रिलक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं सर, रिलक्टिविटी भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा शेड्यूल है। जो काम यहां धारा का है वो काम यहां फ्लक्स का है, जो काम यहां ईएमएफ का है वो काम यहां एमएमएफ का है, जो काम यहां प्रतिरोध का है वो काम यहां रिलक्टेंस का है, जो काम यहां चालकता का है वो काम यहां परमियंस का है, जो काम यहां विशिष्ट प्रतिरोध का है वो काम यहां विशिष्ट रिलक्टेंस का है। ये शेड्यूल है। अब ये वही काम यहां प्रवेश्यता का है, प्रवेश्यता का जो वही काम है सर जो काम वहां चालकता का है, प्रवेश्यता का वही काम है जो काम यहां किसका है, चालकता का है। अब आता है अग्राहिता, सस्पेटिबिलिटी कहते हैं इसको। किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का जो अनुपात होता है उसे हम सस्पेटिबिलिटी कहते हैं, अग्राहिता इसको हम कहते हैं। फिर है धारण क्षमता, किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण उसकी धारण शक्ति कहलाती है। जो अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब होता है बाहरी चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब होता है बाहरी चुंबकत्व को धारण करने का जो गुण होता है उसे हम सर अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है उसे अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त एवं विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होगा। सही बात है, जिसकी धारण शक्ति अधिक होगी वो परमानेंट रूप से अस्थायी चुंबक बन जाएगा, और विद्युत चुंबक तब वो नहीं बनेगा, यानी अस्थायी चुंबक नहीं बनेगा। विद्युत चुंबक का एक और नाम है अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक का एक और नाम क्या है मेरे दोस्त, अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक का एक और नाम क्या है, अस्थायी चुंबक। अब फ्लक्स लीकेज फैक्टर, ये तो सर फैक्टर है, आपको याद रखना होगा इसका डेफिनेशन। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स के अनुपात को फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहते हैं। फ्लक्स लीकेज फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, किसी भी फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हमको ये बताइए, अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता है। तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाता है तो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है, तो इसमें सारा का सारा फ्लक्स यूज में नहीं आता है। मान लेते हैं कि कुल फ्लक्स की संख्या 3 है, मान लेते हैं टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स 3 है, लेकिन यूजफुल यानी लाभदायक फ्लक्स जो है हमारा
वो दुएगो है, एगो बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब इस दोनों का जो अनुपात होगा सर, कहता कुल फ्लक्स यानी 3 गो, अब बटा लाभदायक फ्लक्स का जो अनुपात होता है उसे हम फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहते हैं। इसका भी यूनिट वेबर, इसका भी यूनिट वेबर, वेबर वेबर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखो अगला है तुम्हारा चुंबकीय पदार्थ। देखो सर, चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सर, 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक। 3 प्रकार का चुंबकीय पदार्थ होता है। एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, और प्यारे बच्चों एक होता है लोह चुंबक। एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, एक होता है लोह चुंबक। अब ध्यान देना, अगर हम प्रतिचुंबक की बात करें तो प्रतिचुंबक क्या है सर? प्रतिचुंबक की अगर हम बात करें, यह चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण दर्शाता है। चुंबक के प्रति यह ऋणात्मक गुण दर्शाता है। अगर हम अनुचुंबक की बात करें तो यह अल्प धनात्मक गुण दर्शाता है, अल्प धनात्मक गुण दर्शाता है। और लोह चुंबक की अगर हम बात करें तो यह प्रबल धनात्मक गुण दर्शाता है। प्रतिचुंबक ऋणात्मक गुण दर्शाता है, अनुचुंबक अल्प धनात्मक गुण दर्शाता है, और लोह चुंबक प्रबल धनात्मक गुण दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा सर, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। प्रतिचुंबक ऋणात्मक गुण दर्शाता है, अनुचुंबक अल्प धनात्मक, लोह चुंबक प्रबल धनात्मक गुण दर्शाता है। ये अल्प धनात्मक गुण दर्शाता है। इसका एक होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हम बोले थे उसको म्यू नॉट से डिनोट करते थे, याद कीजिए। म्यू नॉट एक कांस्टेंट था जिसको हम निर्वात की परम चुंबकशीलता परमिएबिलिटी कहते थे। इसका मान जो होता है 1 से कम होगा। इसका मान, परमिएबिलिटी का मान इसमें 1 से अधिक होगा, और इसमें जब आप जाओगे तो इसमें परमिएबिलिटी का मान 1000 से अधिक होगा। 1000 से अधिक होगा। प्रतिचुंबक में 1 से कम होगा, इसमें 1 से अधिक होगा, इसमें 1000 से अधिक होगा। लोह चुंबक में चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, यह चुंबकीय क्षेत्र में विकर्षित होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित होती है, यह प्रबल आकर्षित होती है। अब अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें सर, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है ऑक्सीजन, जिसमें चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण हो, जिसमें चुंबक, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो एग्जाम्पल है वो है पेपर ले लो, लकड़ी ले लो, जिसमें सर चुंबक एकदम नहीं सटेगा। इसमें आओगे, इसके एग्जाम्पल्स में आओगे तो इसमें ऑक्सीजन है, क्रोमियम है, सोडियम है, अल्युमिनियम है, जितना में मोल लगल है सब होगा, अल्युमिनियम, सोडियम, क्रोमियम। इसमें आओगे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, एल्कोनेक्स है, एल्निको है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो प्रतिचुंबक वह चुंबकीय पदार्थ है जिसमें चुंबक के प्रति एकदम ऋणात्मक गुण हो, अनुचुंबक चुंबक के प्रति अल्प धनात्मक गुण हो, और लोह चुंबक चुंबक के प्रति प्रबल धनात्मक गुण हो, तो उसको हम लोह चुंबक कहते हैं। अब ध्यान देना, कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद। ये तो हम बात कर रहे थे सर प्रतिचुंबक की। चुंबकीय पदार्थ में पहला है प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक मतलब सर चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी ऋणात्मक चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। इनकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। इसकी परमिएबिलिटी का मान कितना होता है? कम होता है। कितना? इकाई से कुछ कम होता है। फिर आओगे अनुचुंबक में, कहते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, अल्प आकर्षित होते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, अल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि।
इनकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है, जबकि लोह चुंबक का 1000 से अधिक होता है। कहता लोह चुंबक ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। इसकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से काफी अधिक होता है, और इकाई से काफी अधिक मतलब इकाई से काफी अधिक 1000 तक होता है। अब आप कहिएगा हम नहीं समझे, एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, एक होता है लोह चुंबक। एक होता है प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। प्रतिचुंबक में चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण होता है, अनुचुंबक में अल्प धनात्मक होता है, लोह चुंबक में प्रबल धनात्मक होता है। यह चुंबक के प्रति विकर्षित होता है, यह चुंबक के प्रति अल्प आकर्षित होता है, यह चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षित होता है। इसमें इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, इसकी चुंबकशीलता का मान 1000 से अधिक होता है या 1000 के पास होता है। पेपर, लकड़ी इसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन, क्रोमियम, सोडियम इसके एग्जाम्पल है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट इसके एग्जाम्पल है। तो ये मामला है। अब सर ध्यान दीजिएगा, आपको एक नोट देखिए, आप अपने बुक में लिखिए, एक नोट है सर, ध्यान दीजिएगा। वो नोट क्या है? कैसे पहचानिएगा आप कौन प्रतिचुंबक, कौन अनुचुंबक, कौन लोह चुंबक? तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हो, ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हो वो अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक। और बाद बाकी प्रतिचुंबक। ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। हाँ बता दे रहे हैं अमित जी। फौलाद का मतलब सर लोहे हुआ, लोहा का एक अवयव से बना हुआ होता है। ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हो, जैसे आपको मान लीजिए दे दिया सोडियम, तो हम देखेंगे ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। मोह लगा हुआ है, सोडियम मोह लगा हुआ है, मोह लगा हो तो अनुचुंबक हो जाएगा। आयरन, निकेल, कोबाल्ट है तो लोह चुंबक हो जाएगा। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो प्रतिचुंबक हो जाएगा। जैसे आपको पूछ दिया लकड़ी, तो हम देखेंगे भैया लकड़ी, ऑक्सीजन तो ये है नहीं, मोह लगा हुआ है नहीं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट भी नहीं है, इसका मतलब ये बाद बाकी में आता है, तो बाद बाकी में आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबक हो जाएगा। अगर आपको दे दे कॉपर, तो कॉपर के बारे में हम कहेंगे कि भैया ये ऑक्सीजन तो है नहीं, इसमें मोह लगा हुआ भी नहीं है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट भी नहीं है, इसका मतलब ये बाद बाकी में चला गया, इसका मतलब ये प्रतिचुंबक। डिनोट नहीं करते हैं किसी भी चीज से, इसको डिनोट एकदम नहीं किया जाता है। अगला, अब एक होता है क्यूरी तापमान। देखिए सर, क्यूरी तापमान क्या है? जैसे मान लीजिए चुंबकीय पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसका चुंबकीय गुण कम हो जाता है। जब आप सर चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो चुंबकीय गुण उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम ये बात करें कि ये हो गया आपका अनुचुंबक, लोह चुंबक, लोह चुंबक, इससे कम चुंबकीय गुण होता है अनुचुंबक में, और सबसे कम चुंबकीय गुण होता है प्रतिचुंबक में, जैसा कि हमने आपको बताया। तो जब लोह चुंबक को आप गर्म करते हैं तो वो अनुचुंबक में बदल जाता है। तो वह तापमान जिस पर लोह चुंबक गर्म करने के बाद अनुचुंबक में बदल जाए उसे हम क्यूरी तापमान कहते हैं। और ये आयरन के लिए होता है सर 973 केल्विन, निकेल के लिए होता है 673 केल्विन, और कोबाल्ट के लिए होता है 373 केल्विन। आयरन के लिए 973, निकेल के लिए 673, कोबाल्ट के लिए 373 केल्विन। आयरन, निकेल और क्या? कोबाल्ट। आयरन के लिए 973 केल्विन, निकेल 673, कोबाल्ट 373 केल्विन। अगर आपको याद ना रहे तो आप याद रखिए वॉवेल EIO,
EIO 963 963 963 EIO 963 EIO 963 कहते हैं वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है उसे हम क्यूरी तापमान कहते हैं। आयरन 973, निकेल 673, कोबाल्ट 373 केल्विन। ठीक है, अगला है आपका डोमेन। ये डोमेन क्या होता है सर? देखिए, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है, मान लेते हैं ये आयरन है, निकेल है या कोबाल्ट है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम लोग 12 केले को 1 दर्जन से डिनोट करते हैं, 12 केला रहता है तो क्या कहते हैं? 1 दर्जन केला है। वैसे ही सर अगर 10 टू द पावर 18, 10 टू पावर 5 होता है सर 1 लाख हो जाता है, 10 टू पावर 6 होगा 10 लाख, 10 टू पावर 7 होगा तो 1 करोड़, 10 टू पावर 8 होगा तो 10 टू पावर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 टू द पावर 18 से 10 टू पावर 21 परमाणु अगर रहेगा, परमाणुओं की संख्या रहेगी तो इसको हम एक डोमेन कहते हैं। तो हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इन परमाणुओं को डिनोट करने के लिए हम लोग डोमेन का उपयोग करते हैं। एक डोमेन बराबर 10 टू पावर 18 से 10 टू पावर 21 परमाणु होता है। अब मामला क्या है? चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 टू पावर 18 से 10 टू पावर 21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण होता है। मतलब जितना ज्यादा डोमेन में परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही ज्यादा चुंबकत्व होगा। जितना ज्यादा परमाणुओं की संख्या होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? चुंबकत्व होगा। पुराना वाला बुक में कुछ नहीं मिलेगा सर, पुराना वाला बुक चेंज हो चुका है। पुराना वाला बुक चेंज हो चुका है, पुराना वाला बुक में नहीं मिलेगा। चुंबक असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जिसे डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10 टू पावर 18 से 10 टू पावर 21 परमाणु। लोह चुंबकीय पदार्थों के तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होते हैं? डोमेन के कारण होते हैं। इसके बाद डोमेन बिफोर मैग्नेटिज्म है ये, और डोमेन आफ्टर मैग्नेटिज्म सर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहां हम देखिए दिखाए हुए ये डोमेन आफ्टर मैग्नेटिज्म है, ये डोमेन बिफोर मैग्नेटिज्म देखिए सीधा रहेगा। कुछ खास नहीं है ये, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन सर फिर से एक बार हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो आपको हम पढ़ाए हैं एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तेरे नैना मेरे नैनों से, हमने कहा जो काम यहाँ विद्युतीय सर्किट में धारा का होता है वही काम यहाँ फ्लक्स का है। जो काम ईएमएफ का है वो काम एमएमएफ का है। जो काम प्रतिरोध का है वो काम रिलक्टेंस का है। जो काम चालकता का है वो काम परमियंस का है। जो काम विशिष्ट प्रतिरोध का वो काम विशिष्ट रिलक्टेंस का होता है। जो काम यहाँ रजिस्टिविटी का वो काम यहाँ रिलक्टिविटी का होता है। उसके बाद हमने कहा कि चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लोह चुंबक। प्रतिचुंबक में अल्पाकर्षण, प्रतिचुंबक में विकर्षण, अनुचुंबक में अल्पाकर्षण, लोह चुंबक में प्रबल आकर्षण। इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से कम, E1 से अधिक, E1000 तक होता है। इसमें पेपर, लकड़ी वगैरह आता है। इसमें आता है ऑक्सीजन, क्रोमियम, सोडियम, अल्युमिनियम। इसमें आयरन, निकेल और कोबाल्ट आता है। ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हुआ होगा अनुचुंबक होगा, जैसे सोडियम अनुचुंबक है, पोटेशियम अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक है। बाद बाकी कुछ भी पेपर, लकड़ी कुछ भी कह देगा वो प्रतिचुंबक है। कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकीय गुण घट जाता है और किसके बराबर हो जाता है? अनुचुंबक के बराबर। आयरन, निकेल, कोबाल्ट EIO 963 बस याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। डोमेन, चुंबकीय पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसे हम डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं सर? 10 टू पावर 18 से 10 टू पावर 21 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो बुक आ चुका है सर, आप मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा अभी आपको। आज की कार्रवाई को हम लोग सर यहीं तक रखेंगे। और बुक जो भी सर ऑर्डर करते हैं उनको 12 दिन लगेगा पहुंचने में, 12 से 13 दिन। उससे पहले एकदम काम कुम नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर। एक गेस्ट आ गया है तो उससे थोड़ा सा हमको मिलना है, तो इसलिए आज की कक्षा यहीं तक लेंगे। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करते हुए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।